अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल के कुछ तथ्य समझ लीजिए सोने की खान हैं। आज हम भारत के आकार और स्थिति से जुड़े उन्हीं जरूरी सवालों पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, जब भी दुनिया के नक्शे पर भारत को ढूंढना हो तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे खास पहचान यह है कि यह पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है, पर हमारी सारी भौगोलिक समझ असल में यहीं से शुरू होती है। अब आते हैं उन सटीक नंबर्स पर, उन आंकड़ों पर जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। मतलब भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। ये नंबर सीधे एग्जाम में आते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत का जो विस्तार है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है और ऊपर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इन नंबर्स को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब बात करते हैं भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली उस जादुई रेखा की, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत को लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। परीक्षाओं में इस पर अक्सर सवाल बन ही जाता है। तो हमने भारत का पता तो जान लिया, मतलब उसका ग्लोबल एड्रेस तो देख लिया, पर यह देश आखिर कितना बड़ा है? चलिए अब इसके आकार और इसके विस्तार की बात करते हैं। ये संख्या हमेशा याद रखनी है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। अब ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा हमें आगे लगने वाला है। और इसी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। ये बार चार्ट देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। इससे हमें भारत के विशाल आकार का एक सही अंदाजा लग जाता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। लेकिन सोचिए, इसी छोटे से हिस्से में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और कमाल की बायोडायवर्सिटी रहती है। ये दिखाता है कि भारत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सवाल, भारत ज्यादा लंबा है या ज्यादा चौड़ा? देखिए, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब साफ है कि भारत उत्तर से दक्षिण में थोड़ा ज्यादा लंबा है। अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और अक्सर लोगों को कंफ्यूज भी करता है, भारत का टाइम जोन। देखिए, भारत का जो पूर्व से पश्चिम का फैलाव है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही समय क्यों बताती हैं? जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक का ये जो फैलाव है, ये लगभग 30 डिग्री का है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में हुए ना पूरे 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस समस्या का समाधान है भारत की मानक मध्याह्न रेखा या स्टैंडर्ड मेरिडियन। पूरे देश में घड़ियों का समय एक जैसा रखने के लिए और किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सेंट्रल देशांतर को मानक समय मान लिया गया। और ये है वो नंबर जो आपको परीक्षा के लिए रट लेना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और इसी से पूरे भारत का समय तय होता है। अच्छा, अब हम भारत की आंतरिक भूगोल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दुनिया में, खासतौर पर हिंद महासागर में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ध्यान देते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि भारत हमेशा से दुनिया से किस तरह जुड़ा रहा है। पुराने जमाने से ही यहाँ के पहाड़ी दर्रों और समुद्री रास्तों से सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार नहीं हुआ, बल्कि उपनिषदों, रामायण और डेसिमल सिस्टम जैसे भारतीय विचार भी पूरी दुनिया में फैले। और आज भी ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी है। हिंद महासागर के बिल्कुल केंद्र में होने की वजह से भारत को व्यापार और रणनीति दोनों में एक बड़ा फायदा मिलता है। और क्या ये मजेदार बात नहीं है कि इस महासागर का नाम भारत के नाम पर है?
इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पहला, हिंद महासागर पर भारत की जितनी लंबी कोस्ट लाइन है उतनी किसी और देश की नहीं है। दूसरा, इसकी सेंट्रल लोकेशन। और तीसरा, हमारा जो दक्कन का प्रायद्वीप है वो महासागर में काफी अंदर तक फैला हुआ है। ये सब मिलकर भारत को एक खास पहचान देते हैं। चलिए अब इस भौगोलिक सफर को खत्म करते हैं भारत के सबसे करीबी पड़ोसियों पर एक नजर डालकर। इसकी जमीनी और समुद्री सीमाओं पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए अब इस पॉलिटिकल मैप पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश आखिर हैं कौन-कौन से। ये परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए दिशा के हिसाब से देखते हैं। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व की ओर बढ़ें तो म्यांमार और बांग्लादेश। और दक्षिण में हमारे दो समुद्री पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। एक बहुत मशहूर कहावत है, भूगोल ही भाग्य है। आज हमने जो कुछ भी समझा उसके आधार पर क्या लगता है, भारत की ये जो अनोखी भौगोलिक स्थिति है ये 21वीं सदी में इसके भविष्य को, इसकी कहानी को कैसे तय करेगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज भारत के भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे देश में एक तरफ आसमान छूते पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले मैदान और हजारों साल पुराने पठार। ये सब जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, पर यह समझना भी कमाल का है कि हमारी धरती ने भारत को इतना अनोखा रूप आखिर दिया कैसे। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम उस एक मास्टर की के बारे में जानेंगे जो भारत के भूगोल के लगभग हर सवाल का जवाब देती है। और फिर एक एक करके हम हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर उत्तरी मैदानों की हरियाली और दक्षिणी तटों तक भारत के हर कोने की सैर करेंगे। साथ साथ उन खास बातों पर भी गौर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारत में इतनी वैरायटी है क्यों? मतलब एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान भी और सबसे पुराने पठार भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? चलिए इस बड़ी सी ज्योग्राफिकल पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। और इस पूरी कहानी का राज, इसका जो सीक्रेट है, वो एक थ्योरी में छिपा है, प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी। यकीन मानिए ये वो वैज्ञानिक मास्टर की है जिससे भारत के भूगोल के लगभग सारे दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, वो एक सॉलिड पीस नहीं है, बल्कि वो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स ये हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। तो जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो पहाड़ बन जाते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो गहरी खाइयां बन जाती हैं। बस यही वो ताकत है जिसने हमारे महाद्वीपों को आज का ये रूप दिया है। अब आते हैं खास भारत की कहानी पर। करोड़ों साल पहले दुनिया का नक्शा ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज है। तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। एक ही बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे जिसका नाम था गोंडवाना भूमि। सोचकर देखिए, ये सारे देश एक बड़ी सी पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में फिट थे। फिर क्या हुआ? धरती के अंदर की गर्मी की वजह से ये प्लेट्स हिलने लगीं और गोंडवाना भूमि के टुकड़े हो गए। इन्हीं में से हमारा एक टुकड़ा यानी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की तरफ एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा टकराव, जब ये प्लेट अपने से कई गुना बड़ी यूरेशियाई प्लेट से जोर से जा टकराई। और जानते हैं उस जबरदस्त टकराव का नतीजा क्या निकला? दुनिया की सबसे जवान और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, हमारा हिमालय। तो चलिए भारत के इस महान प्रहरी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। 8000 मीटर से भी ऊंची चोटियां। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये भारत के लिए एक नेचुरल दीवार की तरह काम करता है, जो हमारे मौसम से लेकर हमारी सुरक्षा तक हर चीज पर असर डालता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जियोलॉजी के हिसाब से हिमालय अभी भी बच्चे हैं। जी हाँ, ये आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। इन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो प्लेट्स के दबाव से ऐसे मुड़ गए हैं जैसे हम किसी कागज को दोनों सिरों से दबाएं तो वो बीच में से ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल वैसे ही।
अच्छा, एक शब्द है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर नजर आता है, दून। तो जब हम हिमालय की निचली और बीच वाली पहाड़ियों के बीच जाते हैं ना, तो वहां लंबी और चौड़ी सपाट घाटियां मिलती हैं। इन्हीं लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, नाम से ही पता चल रहा है, ये इसका सबसे फेमस उदाहरण है। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं। वो इलाका जिसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, हमारे विशाल उत्तरी मैदान। और इन मैदानों का बनना सीधे सीधे हिमालय से जुड़ा हुआ है। ये जो इतना बड़ा और उपजाऊ मैदान है ना, ये असल में 3 बड़ी नदी प्रणालियों का तोहफा है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लाखों सालों से ये नदियां पहाड़ों से बारीक और उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ या एलुवियम कहते हैं, बहा कर ला रही हैं और यहाँ बिछा रही हैं। बस इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और खेती के लिए सबसे अहम इलाकों में से एक बन गया। अब एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आती है। बांगर और खादर में क्या फर्क है? इसे सिंपल तरीके से याद रखते हैं। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है और कम उपजाऊ होती है। और खादर मतलब नई ताज़ा मिट्टी। ये नदी के पास वाले इलाकों में मिलती है, जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी बिछा जाता है। मतलब खेती के लिए खादर तो सोना है। एक और जरूरी शब्द है दोआब। इसका मतलब बहुत ही आसान है, दो यानी 2 और आब का मतलब होता है पानी। तो 2 नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहते हैं। पंजाब का नाम भी तो ऐसे ही पड़ा है, पंज आब, यानी 5 नदियों की भूमि। और ये दोआब वाले इलाके बहुत उपजाऊ होते हैं। तो अब तक हमने भारत के जवान हिस्सों यानी हिमालय और मैदानों की बात की। अब वक्त है भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर हिस्से की तरफ चलने का, प्रायद्वीपीय पठार। याद है गोंडवाना भूमि? बस ये पठार उसी पुराने महाद्वीप का दिल है जो आज भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं, है ना? एक तरफ तो है सख्त पुरानी चट्टानों से बना पठार जो खनिजों का खजाना है, और दूसरी तरफ है थार का विशाल रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत है। पर कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही उस पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बस लाखों सालों के मौसम और जलवायु ने इन्हें बिल्कुल अलग शक्ल दे दी है। इस पठार के बारे में 3 खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। दूसरी, इसके दोनों किनारों पर पहाड़ों की लंबी कतारें हैं, जिन्हें हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहते हैं। और तीसरी, यहाँ की एक बहुत खास पहचान है डेक्कन ट्रैप। ये ज्वालामुखी के लावे से बना इलाका है, जहाँ काली मिट्टी मिलती है, जो कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। चलिए अब भारत के किनारों की तरफ चलते हैं, वहाँ जहाँ जमीन और समंदर मिलते हैं। बात करते हैं भारत के कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदानों की, और इसके बेहद खूबसूरत आइलैंड्स की। भारत के दोनों समुद्री तटों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पश्चिमी तट है वो वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच दबी हुई एक पतली सी पट्टी जैसा है। वहीं जो पूर्वी तट है वो काफी चौड़ा और खुला खुला है। यहीं पर महानदी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। अब बात करते हैं भारत के 2 ज्वेल ग्रुप्स की। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो कोरल यानी छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बना है, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र के नीचे डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं जो पानी के ऊपर दिखती हैं। दोनों की कहानी कितनी अलग है ना? तो हमने भारत के अलग अलग हिस्सों को देख लिया, पहाड़ों को, मैदानों को, पठारों को। लेकिन असली खूबसूरती इस बात में है कि ये सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे यही विविधता भारत को एक बनाती है। इसे ऐसे समझते हैं, हिमालय से हमारी नदियों को साल भर पानी मिलता है। उन्हीं नदियों की वजह से हमारे उत्तरी मैदान इतने उपजाऊ हैं कि पूरे देश का पेट भरते हैं, और जो हमारे पुराने पठार हैं वो हमें वो कीमती खनिज देते हैं जिनसे हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। मतलब कोई भी हिस्सा अपने आप में अधूरा है, ये सब मिलकर ही भारत को पूरा और आत्मनिर्भर बनाते हैं। यही है विविधता में एकता का असली ज्योग्राफिकल मतलब। तो अगली बार जब कोई भारत का नक्शा देखे तो सिर्फ राज्य और राजधानियां ना देखें, इन पहाड़ों, इन मैदानों और इन पठारों के बारे में सोचें, और ये सवाल पूछें कि ये जमीन की बनावट भारत के मौसम, यहाँ की खेती, यहाँ के कारोबार और सबसे बढ़कर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को
कैसे तय करती है? जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया, समझिए भूगोल की असली समझ आ गई। आज हम भारत के विशाल उत्तरी मैदानों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जमीन से जुड़ी है और जमीन के दो अलग-अलग रूपों से, बांगर और खादर। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई नदी तो एक ही बह रही है, लेकिन उसके आसपास की जमीन एकदम अलग-अलग कैसे हो सकती है? तो चलिए आज इसी भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें आज की तारीख में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये पूरा का पूरा लैंडस्केप, ये भूभाग बन ही रहा था। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी मिट्टी की ये कहानी असल में दुनिया के सबसे नौजवान और सबसे ऊंचे पहाड़ों यानी हमारे हिमालय के जन्म के साथ शुरू होती है। करोड़ों साल पहले की बात है। भारत एक बहुत बड़े महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। फिर धरती के अंदर की ताकतों ने इस महाद्वीप को तोड़ना शुरू किया। भारत ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी और सीधा जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। अब सोचिए, जब दो प्लेटों के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर होगी तो क्या होगा? उनके बीच में जो टेथीज नाम का सागर था, उसकी नरम चट्टानें दबकर ऊपर उठने लगीं और इसी से जन्म हुआ हमारी शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखला का। अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इन नए नए बने पहाड़ों ने उन ताकतवर नदियों को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर भारत का सबसे उपजाऊ इलाका बनाया। इन पहाड़ों से निकली तीन बड़ी नदियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां सिर्फ पानी लेकर नहीं आ रही थी, समझिए ये तो एक तरह से पहाड़ों को पीसकर उसकी मिट्टी और पत्थर बहाकर लाने वाली विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही थी। और ऐसा 1-2 साल नहीं, बल्कि लाखों सालों तक चलता रहा। ये नदियां पहाड़ों के ठीक नीचे अपने साथ लाई हुई जलोढ़ मिट्टी को जमा करती रहीं और इसी से बना हमारा विशाल उत्तरी मैदान, जो करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पूरा नया मैदान बना, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं और यहां पाए जाने वाली दो खास तरह की मिट्टियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांगर की। आसान भाषा में कहें तो ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी से थोड़ा दूर ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है। समझ लीजिए ये मैदान का वो पुराना हिस्सा है जो अब ज्यादा बदलता नहीं है। और फिर आता है खादर। ये है बिल्कुल नई ताज़ा जलोढ़ मिट्टी। ये नदी के ठीक पास निचले इलाकों में पाई जाती है। ये मैदान का वो हिस्सा है जो हमेशा जवान रहता है, हमेशा बदलता रहता है। अब ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है बांगर, पुरानी, नदी से दूर, कम उपजाऊ और इसमें कंकड़ भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ है खादर, बिल्कुल इसका उल्टा, नई, नदी के पास, बहुत ज्यादा उपजाऊ और महीन मिट्टी से बनी हुई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में इतना फर्क है क्यों? आखिर इसकी एक मुख्य वजह क्या है? और वजह है सिर्फ एक चीज, बाढ़। जी हां, सारा का सारा खेल बाढ़ के पानी का है। बांगर ऊंचे इलाकों में है जहां बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए मिट्टी पुरानी की पुरानी रह जाती है। दूसरी तरफ खादर निचले इलाकों में है जहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई उपजाऊ परत बिछा जाती है। मतलब हर साल मिट्टी पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं कि भाई मिट्टी के इस फर्क से हमें क्या लेना देना, इसका हम पर क्या असर होता है। असर तो बहुत ही बड़ा है। ये जो खादर की जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी है ना, यही वजह है कि ये इलाका खेती का पावर हाउस है और जहां खेती है, पानी है, वहीं तो सभ्यता बसती है। इसीलिए ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। सच कहें तो देश की खाद्य सुरक्षा इसी जमीन पर टिकी हुई है। तो हमने देखा कि कैसे लाखों सालों के सफर ने इन मैदानों को बनाया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़ का पैटर्न बदल रहा है, उससे भविष्य में बांगर और खादर का ये नाजुक सा संतुलन कैसे बदल सकता है? ये एक सोचने वाली बात है ना। भारत का भूगोल मतलब सिर्फ पहाड़ और मैदान नहीं, बल्कि वो नदियां हैं जो धमनियों की तरह इस देश को जीवन देती हैं। ये हमारी असली आर्थिक और भौगोलिक लाइफलाइंस हैं। देखिए, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, इस टॉपिक पर जिसकी पकड़ मजबूत है वो बाकियों से कई कदम आगे है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय को समझना शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं।
हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि अफवाह होता क्या है। फिर भारत की बड़ी नदी प्रणालियों को देखेंगे, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का फर्क समझेंगे, झीलों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये नदियां हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। किसी भी बड़े टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि पहले उसकी शब्दावली, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को ही समझते हैं जो इस पूरे विषय की नींव है, अफवाह, या जिसे हम अंग्रेजी में ड्रेनेज कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई इलाका है, वहाँ एक मुख्य नदी है, उसमें आकर कई छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं। तो इन सब का जो पूरा नेटवर्क है, जो एक जाल है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, बस उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। सिंपल। अच्छा, यहीं पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जल विभाजक का। इस तस्वीर को देखिए। कोई भी ऊंची जमीन, जैसे कि कोई पहाड़ या पठार, जो पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में, मतलब दो अलग नदी सिस्टम में बांट दे, वही जल विभाजक है। ये समझे कि प्रकृति की बनाई हुई एक बाउंड्री है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। भारत की सैकड़ों नदियों को हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और एग्जाम के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही सबसे जरूरी है। ये स्लाइड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से एक तरह का गोल्डन चार्ट है। सबसे बड़ा फर्क याद रखिए, हिमालय की नदियां 12मासी हैं, मतलब साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्लेशियर से पिघलती बर्फ और मानसून की बारिश दोनों से पानी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के इन दिग्गजों की। जब हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 महान नदी प्रणालियों के नाम आने चाहिए: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। देखिए कैसे ये 3 नदियां और इनकी अनगिनत सहायक नदियां मिलकर पूरे उत्तर भारत में एक घना जाल बिछा रही हैं। इनका असर तिब्बत से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। इसकी शुरुआत तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से होती है। भारत में ये लद्दाख के शानदार नज़ारों के बीच से बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस तरह के फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार ऐसे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और अब बात करते हैं भारत की आत्मा कही जाने वाली गंगा नदी की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब जाकर ये गंगा कहलाती है। और फिर यमुना, घाघरा, गंडक जैसी अपनी विशाल सहायक नदियों के साथ ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये देखिए, ये वही दिव्य स्थान है, देवप्रयाग। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे 2 अलग अलग नदियां मिलकर एक हो रही हैं। तस्वीरों के साथ भूगोल को समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है ना? ब्रह्मपुत्र का सफर तो अपने आप में एक कहानी है। ये तिब्बत में सांगपो नाम से हिमालय के साथ साथ एक लंबा सफर तय करती है और फिर एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में एंट्री लेती है। बहुत ही नाटकीय प्रवेश है इसका। चलिए हिमालय से आप दक्षिण और मध्य भारत की ओर चलते हैं, जहां प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये नदियां स्वभाव से मौसमी हैं, मतलब इनका बहाव काफी हद तक बारिश पर निर्भर करता है। एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम की चीज है। इसमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस तरफ बहती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। इसका एक स्नैपशॉट जरूर ले लेना चाहिए। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी होने की वजह से गोदावरी को सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब वाह तंत्र का मतलब सिर्फ नदियां नहीं होता, झीलें भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। तो चलिए अब भारत की झीलों पर एक तेज नजर डालते हैं। भारत में झीलों की काफी वैरायटी मिलती है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में वुलर और डल जैसी खूबसूरत मीठे पानी की झीलें हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान की सांभर झील, जिससे नमक बनता है, और फिर ओडिशा की चिल्का झील है, जो एक बहुत बड़ा लगून है। हर झील की अपनी अलग पहचान और बनने की अलग कहानी है। अभी तक हमने भूगोल के क्या और कहाँ को समझा।
अब उस सवाल पर आते हैं जो सीधे सीधे मेंस एग्जाम से जुड़ा है, और वो सवाल है क्यों? आखिर ये नदियां भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? जरा सोचिए, अगर ये नदियां ना होती तो भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होती। चलिए इनके आर्थिक योगदान के सबसे बड़े पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। हमारी खेती, हमारे उद्योग, हमारे शहरों को मिलने वाला पानी और हमारी बिजली, सब कुछ इन नदियों पर ही तो टिका है। ये सच में हमारे देश के आर्थिक इंजन है। लेकिन इस अच्छी तस्वीर का एक दूसरा काफी डरावना पहलू भी है, और वो है प्रदूषण। बढ़ता हुआ प्रदूषण इन जीवन देने वाली नदियों का ही गला घोट रहा है। शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी इन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर गंगा एक्शन प्लान और बाद में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP जैसी पहल की हैं। एक भावी प्रशासक होने के नाते इन योजनाओं की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, एक भावी सिविल सर्वेंट के लिए, क्या नदियों का मैनेजमेंट सिर्फ एक भौगोलिक चुनौती है, या फिर ये एक ऐसा प्रशासनिक अवसर है जो हमें जल सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण तीनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का मौका देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें कई नदियां दिखती हैं, पतली पतली लकीरों जैसी। पर ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए आज भारत के ऐसी विशाल और काफी दिलचस्प नदी नेटवर्क को, यानी इसके अपवाह तंत्र को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये नदी तंत्र या रिवर सिस्टम, इसका आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पानी की बस एक अकेली धारा से कहीं ज्यादा कुछ है। सबसे पहले इस एक शब्द को समझते हैं, अपवाह या ड्रेनेज। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी इलाके के नदी तंत्र को ही अपवाह कहते हैं। मतलब इसमें नदियों का पूरा जाल और उनके बहने की दिशा सब कुछ आ जाता है। अब इससे जुड़ा एक और टर्म है अपवाह द्रोणी। ये क्या है? ये वो पूरा इलाका है जिसका सारा पानी एक मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब मिलकर बहाकर ले जाती हैं। आपको पता है, भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। और ये भी जानना बड़ा मजेदार है कि जल विभाजक या वाटर डिवाइड क्या होता है। असल में ये कोई भी ऊंचा उठा हुआ एरिया हो सकता है, जैसे कि कोई पहाड़ या पठार, जो दो नदी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देता है और पानी के बहाव को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। तो भारत की जितनी भी नदियां हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर आधारित है कि वो निकलती कहाँ से हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है। तो ये एक तरह से दो अलग अलग उद्गम की कहानी है, और इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ हैं हिमालय की नदियां, इन्हें पानी मिलता है ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से और बारिश से भी, यानी ये साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं और इसीलिए मौसमी होती हैं। यही कारण है कि हिमालय की नदियां ज्यादा लंबी होती हैं और उनके बेसिन भी काफी बड़े होते हैं। चलिए अब हिमालय से निकलने वाली इन 12 मासी नदियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इन्हें युवा, लंबा और बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अपने लंबे सफर में ये नदियां कमाल की आकृतियां बनाती हैं। सोचिए, पहाड़ों को काटकर ये गहरी गहरी घाटियां बना देती हैं। फिर जब ये मैदानों में आती हैं तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये सांप की तरह मुड़ के बहने लगती हैं, जिसे हम विसर्प कहते हैं। और कभी कभी तो ये अपना रास्ता बदलकर गोखुर झीलें भी बना देती हैं। और अंत में समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी जमा करके बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी की यात्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये भागीरथी के रूप में निकलती है, फिर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। हरिद्वार में ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ जाती है। प्रयागराज में इसका यमुना से महासंगम होता है और आखिर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और इसकी लंबाई का अंदाजा है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वाकई में ये एक बहुत विशाल नदी है। वैसे गंगा के अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो और प्रमुख हिमालयी नदी प्रणालियां हैं। सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलकर अरब सागर में जा मिलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र भी लगभग उसी इलाके से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये तो हुई हिमालय की नदियां। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, प्रायद्वीपीय नदियां।
ये नदियां हिमालय की नदियों के मुकाबले काफी पुरानी, छोटी और जैसा हमने पहले कहा, पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। लेकिन यहाँ दो बड़े अपवाद हैं, नर्मदा और तापी। ये दोनों पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं और ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी सीधा समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है गोदावरी। इसकी लंबाई करीब करीब 1500 किलोमीटर है और अपने इसी विशाल आकार और महत्व की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये नदियां सिर्फ जमीन पर बहता पानी नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी जिंदगी की जीवन रेखाएं हैं। प्राचीन सभ्यताओं के बसने से लेकर आज के आधुनिक दौर की चुनौतियों तक इनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। आखिर ये इतनी जरूरी क्यों हैं? जरा सोचिए। खेती के लिए सिंचाई हो, बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर हो, नाव से सामान ढोना हो, पीने का पानी हो, मछली पालन हो या फिर टूरिज्म, हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो इन नदियों से न जुड़ा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपनी इन जीवन रेखाओं का उस तरह से ध्यान रख रहे हैं जैसा हमें रखना चाहिए? आज के समय में नदी प्रदूषण एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चुनौती बन चुका है। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा, शहरों का लाखों लीटर गंदा पानी और खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, ये सब कुछ सीधा हमारी नदियों में जा रहा है। अब प्रदूषण का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि नदियों की जो खुद को साफ करने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है, वो भी अब जवाब दे रही है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये नदियां महज नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं, ये भारत की धड़कन है, उसकी जान है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि एक राष्ट्र की इन जीवन रेखाओं के प्रवाह को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय मानसून एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ भारत की जलवायु और मानसून की हर जरूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही देश में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कहीं इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए तो कहीं पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़े, कहीं झुलसा देने वाली गर्मी तो कहीं हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी। इसका राज भारत की जलवायु में छुपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आज की हमारी यात्रा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम मौसम और जलवायु के फर्क से शुरू करेंगे, फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद मानसून के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर ऋतुओं के चक्र को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि बारिश का बंटवारा पूरे देश में कैसे होता है। तो पहला पड़ाव, मूल बातें। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जलवायु और मौसम में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, ये बहुत आसान है। मौसम मतलब आज का हाल, अभी बाहर धूप है या बारिश हो रही है या हवा चल रही है, ये पल पल बदल सकता है। लेकिन जलवायु एक लंबे समय का औसत है, करीब 30 साल या उससे ज्यादा का। ये एक जगह का लॉन्ग टर्म मिजाज बताता है। परीक्षाओं में ये अंतर अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भारत की जलवायु को कंट्रोल करने वाले वो कौन से लीवर्स और डायल्स हैं जो यहाँ के मौसम का मिजाज तय करते हैं? ये वो 6 बड़े फैक्टर्स हैं जो भारत की जलवायु को आकार देते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, प्रेशर और हवाएं, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और जमीन की बनावट यानी रिलीफ। मिसाल के तौर पे हिमालय को ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक विशाल दीवार है, एक पहरेदार है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। अगर हिमालय ना होता तो उत्तर भारत आज जितना है उससे कहीं ज्यादा ठंडा होता। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, भारतीय मॉनसून। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मॉनसून सिस्टम्स में से एक है। चलिए इसके जटिल से दिखने वाले मैकेनिज्म को एक एक करके समझते हैं। ये 5 पॉइंट्स मानसून के पीछे की असल ताकत हैं। पहला, जमीन समंदर के मुकाबले जल्दी गर्म होती है, जिससे प्रेशर का फर्क बनता है। दूसरा, ITZ, जिसे मानसून का गर्त भी कहते हैं, गर्मियों में खिसक कर गंगा के मैदानों पर आ जाता है।
तीसरा, मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर जोन भारत की तरफ हवा फेंकता है। चौथा, तिब्बत का पठार एक विशाल हीटर की तरह काम करता है जो गर्म हवा को ऊपर खींचता है। और आखिर में जेट स्ट्रीम्स इस पूरे सिस्टम को गाइड करती हैं। ये 5 पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये मानसूनी हवाएं सीधी क्यों नहीं चलती? जवाब है कोरियोलिस बल। हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसी घुमाव की वजह से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा पार करते ही दाईं ओर मुड़कर भारत की तरफ आने लगती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाती हैं। और ये जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? आप बस इतना समझिए कि ये हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा की नदियां हैं, और ये अदृश्य नदियां ही जमीन पर हमारे मौसम के सिस्टम को रास्ता दिखाती हैं और मॉनसून के आने जाने के समय को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस स्लाइड में मानसून का पूरा सार छिपा है, हवा की दिशा का पूरी तरह से पलट जाना। जरा जनवरी का नक्शा देखिए, हवाएं जमीन से समंदर की ओर जा रही हैं, मौसम एकदम सूखा है। अब जून का नक्शा देखिए, सब कुछ उल्टा हो गया है। अब हवाएं समंदर से नमी उठाकर जमीन की ओर आ रही हैं। बस यही है भारतीय मानसून का जादू। तो अब तक हमने जो पूरा इंजन समझा वो जमीन पर दिखता कैसे है? वो दिखता है भारत की 4 अलग-अलग ऋतुओं के रूप में। चलिए इस वार्षिक चक्र को करीब से देखते हैं। मानसून से जुड़े 2 शब्द जरूर याद रखिएगा। एक है प्रस्फोट बर्स्ट और दूसरा है विराम ब्रेक। मानसून का आना एक प्रस्फोट जैसा होता है, मानो किसी ने अचानक एक बड़ा सा नल पूरी ताकत से खोल दिया हो और जोरों की बारिश शुरू हो जाए। लेकिन ये नल लगातार नहीं चलता। बीच बीच में जब कुछ दिनों के लिए बारिश रुक जाती है तो उसे ही मानसून का विराम कहते हैं। ये नक्शा मानसून की यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। देखिए कैसे 1 जून के आसपास ये केरल के तट से टकराता है, फिर 10 जून तक मुंबई पहुंचता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य जुलाई तक लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है। ये एक शानदार सफर है। और ये है वापसी का सफर। मॉनसून का आना जितना नाटकीय और तेज होता है, उसकी वापसी उतनी ही धीमी और क्रमिक होती है। ये सिलसिला सितंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होता है और दिसंबर आते आते मॉनसून देश को अलविदा कह देता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, भारत में वर्षा का वितरण। तो ये जो इतनी बारिश होती है, ये आखिर जाती कहाँ है? क्या ये पूरे देश में बराबर बढ़ती है? चलिए देखते हैं। ये नक्शा बारिश के असमान बंटवारे की कहानी कहता है। गहरे नीले रंग वाले इलाके जैसे पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व, यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ हैं जो नमी वाली हवाओं को रोककर उन्हें बरसने पर मजबूर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हल्के रंग वाले इलाके जैसे दक्कन का पठार, ये पहाड़ों के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आते हैं, जहाँ बहुत कम बारिश पहुँच पाती है। ये चार्ट इस फर्क को और साफ करता है। सोचिए, एक तरफ पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व है जहां 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ दक्कन का पठार और राजस्थान जैसे इलाके हैं जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? मानसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है। जैसा कि ये लाइन कहती है, मानसून वो धुरी है जिसके चारों ओर भारत का पूरा जीवन घूमता है। हमारी खेती, हमारे तीज त्योहार, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी पर निर्भर है। ये भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला एक यूनिफाइंग फोर्स है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। मानसून हमेशा से भारत की जीवन रेखा रहा है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण इसके पैटर्न बदल रहे हैं। ये और अनिश्चित होता जा रहा है। सोचिए, एक अस्थिर मानसून का भारत के 1 अरब से ज्यादा लोगों के भविष्य, उनके भोजन और पानी के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। ये सिर्फ तापमान या बारिश के कुछ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये तो एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे त्योहार, हमारी खेती और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन को तय करती है। तो चलिए आज मॉनसून की इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, एक बात कभी सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर एक ही देश में ये कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ तो हिमालय की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ राजस्थान का वो तपता हुआ रेगिस्तान। ये है क्या?
ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने से पहले 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम तो वो है जो पल पल बदलता है, जैसे अभी धूप है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है जो सालों में बनती है। असल में वैज्ञानिक जब किसी जगह की जलवायु तय करते हैं तो वो 1-2 दिन नहीं बल्कि कम से कम 30 साल के मौसम का पूरा औसत निकालते हैं। और इसी लंबी स्टडी से पता चलता है कि भारत की असली पहचान इसकी मानसूनी जलवायु से है। पर ये मानसून शब्द आया कहाँ से? ये अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा मतलब होता है मौसम या ऋतु। ये असल में उन हवाओं का नाम है जो साल में 2 बार अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती है। और सच कहूं तो यही भारत की जलवायु का दिल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन है? वो कौन से अनदेखे आर्किटेक्ट्स हैं जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं? चलिए उन ताकतों को जानते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर मौसम का पूरा खेल चलाती हैं। तो देखिए, इसके 6 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, अक्षांश, यानी हम भूमध्य रेखा से कितने दूर हैं। दूसरा, ऊंचाई। तीसरा, हवा का दबाव और हवाओं का पूरा सिस्टम। चौथा, समुद्र से हमारी दूरी। पांचवा, महासागर की धाराएं। और छठा और सबसे जरूरी, हमारे पहाड़ और पठार। ये सब मिलकर ही भारत के मौसम की अनोखी तस्वीर बनाते हैं। और अब बात करते हैं इस कहानी के मेन स्टार की, भारतीय मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो एक सालाना उत्सव जैसा है जिसका इंतजार करोड़ों लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जादुई सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मानसून, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अनुशासित यात्री है। इसका सफर हर साल लगभग तय होता है। जून की शुरुआत में ये केरल के तट पर दस्तक देता है, जुलाई के बीच तक ये पूरे देश को अपनी चादर में लपेट लेता है और सितंबर आते आते धीरे धीरे विदाई लेना शुरू कर देता है। और हाँ, ये यात्री अकेला सफर नहीं करता। भारत में इसके आने के 2 रास्ते हैं। एक शाखा अरब सागर से उठकर पश्चिमी तट पर जोरदार बारिश करती है, तो वहीं दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आकर पूर्वी और मध्य भारत को तरबतर कर देती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, वो जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, उनकी नमी कम होती चली जाती है। यही वजह है कि कोलकाता में तो झमाझम बारिश होती है, लेकिन दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों का ज्यादातर पानी खत्म हो चुका होता है। लेकिन सुनिए, मॉनसून की ये कहानी हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। इसमें कई अप्रत्याशित मोड़ भी हैं और कुछ बाहरी किरदार भी, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। भारत की विविधता तो देखिए जरा। एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम है, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा। और वही दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां साल भर में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है। सोचिए, एक ही मॉनसून पर जमीन आसमान का फर्क। और तापमान का खेल तो और भी कमाल का है। जहां गर्मियों में राजस्थान का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है, वहीं सर्दियों में कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री तक लुढ़क जाता है। मतलब लगभग 95 डिग्री का फर्क एक ही देश के अंदर। सच में ये अविश्वसनीय है। अब इस कहानी में एक बाहरी विलन भी है, एल निनियो। जब भी हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में ये गर्म समुद्री धारा एक्टिव होती है, तो ये हमारे भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। नतीजा, भारत के कई हिस्सों में कम बारिश और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। एक और बाहरी मेहमान है पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान हैं, जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के लिए बारिश और पहाड़ों के लिए ताज़ा बर्फबारी का तोहफा लेकर आते हैं। लेकिन इन मेहमानों का असर ना एक 2-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ इनकी लाई हुई बारिश गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत समान होती है, तो दूसरी तरफ कभी-कभी ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि बाढ़, ओलावृष्टि और जानलेवा शीत लहर का कारण भी बन जाते हैं। इतनी सारी विविधताओं और उतार चढ़ावों के बावजूद एक चीज है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है, और वो है मानसून। ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि हमारे देश को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है।
ये कहा जा सकता है कि मॉनसून पूरे भारतीय भूदृश्य को, यहाँ के जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को और करोड़ों लोगों को सबको एक ही लय में बांध देता है। जरा सोचिए, हमारे किसान अपनी फसलों के लिए आसमान की ओर ही तो देखते हैं। हमारी नदियां और तालाब इसके पानी से लबालब हो जाते हैं। तीज से लेकर ओणम तक हमारे कई त्योहार मॉनसून के आने जाने से ही तो जुड़े हैं। सच तो ये है कि मॉनसून हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की असली लाइफलाइन है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में भारत की जीवन रेखा कहलाने वाले इस मानसून की सदियों पुरानी कहानी भविष्य में क्या मोड़ लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। भारत की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सुनने में शायद स्कूल का कोई चैप्टर लगे, है ना? लेकिन चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी दूसरा कम्पिटिटिव एग्जाम, ये वो टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और इसे आसान बनाएंगे। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत को दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में क्यों गिना जाता है? तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 47,000, जी हाँ, 47,000 ये भारत में मिलने वाली अलग अलग पौधों की प्रजातियों की संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि ये हमें दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर रखती है। और कहानी बस पौधों पर खत्म नहीं होती। अब इस दूसरे नंबर को देखिए, 89,000। ये हमारे देश में रहने वाले जानवरों की प्रजातियों की गिनती है। तो ये दोनों आंकड़े मिलकर एक साफ तस्वीर दिखाते हैं कि भारत की बायोडाइवर्सिटी कितनी विशाल और समृद्ध है। अब इतने बड़े टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले भारत की बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे, फिर उन फैक्टर्स को जानेंगे जो वनस्पति तय करते हैं। उसके बाद भारत के अलग अलग जंगलों की सैर करेंगे, वहाँ रहने वाले वन्य प्राणियों की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में इन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत की बायोडाइवर्सिटी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक बनाती है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, ये प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पेड़ पौधे हैं जो कुदरती तौर पर बिना किसी इंसानी मदद के उगे हैं और बड़े हैं। जो पौधे यहीं के हैं, यानी मूल रूप से भारतीय, उन्हें हम देशज कहते हैं, और जो कहीं बाहर से लाए गए वो विदेशज कहलाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत में ही इतनी अलग अलग तरह की वनस्पति क्यों मिलती है? कहीं घने जंगल तो कहीं कटीली झाड़ियां, ऐसा क्यों? इसका जवाब कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स में छुपा है। और हाँ, एग्जाम्स में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, किसी भी जगह की वनस्पति को मुख्य तौर पर 3 चीजें कंट्रोल करती हैं। पहला है भूभाग, यानी जमीन कैसी है, मिट्टी किस तरह की है, और दूसरा जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है जलवायु, मतलब वहाँ का तापमान, सूरज की रोशनी और सबसे जरूरी बारिश। उपजाऊ जमीन पर तो खेती हो जाती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अक्सर जंगल और घास के मैदान ही पनपते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत काम की चीज है। ये सीधे सीधे बताती है कि कैसे टेम्परेचर यानी तापमान वनस्पति का पूरा कैरेक्टर बदल देता है। जैसे जो ट्रॉपिकल जोन है, जहां औसत तापमान 24 डिग्री से ऊपर रहता है, वहां पाला नहीं पड़ता। ये घने जंगलों के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ एल्पाइन जोन में, जहां तापमान 7 डिग्री से भी कम हो जाता है, वहां आपको बर्फ और बिल्कुल अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये दिखाता है कि तापमान, धूप और बारिश कितने क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मुख्य हिस्से पर, भारत के 5 प्रमुख वन प्रकार। इनको समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। किसी भी जंगल के डिटेल में जाने से पहले आइए इस मैप से एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। इससे एक भौगोलिक अंदाजा लग जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे गहरे हरे रंग वाले सदाबहार वन पश्चिमी तट और नॉर्थ ईस्ट में हैं, जबकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हल्के हरे यानी पर्णपाती वनों से ढका है। यही विविधता तो भारत की असली पहचान है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत के सबसे घने, सबसे हरे भरे जंगलों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स।
सोचिए एक ऐसी जगह की जहां साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब घनघोर बारिश। ये जंगल वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। यहाँ पेड़ इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। एबोनी और महोगनी जैसे कीमती पेड़ इन्हीं जंगलों की शान हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे आम जंगल की, जो सबसे ज्यादा इलाके में फैले हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, या जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों के राजा हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सूखी गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मानसून आते ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। टीक और सैल जैसी कमर्शियल लकड़ियां इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। जैसे जैसे बारिश का मीटर 70 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, सीन एकदम बदल जाता है। हम आ जाते हैं काटीले वनों और झाड़ियों के इलाके में। दिमाग में सीधे राजस्थान और गुजरात आते हैं ना। यहाँ पानी बचाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बबूल और खजूर इस मुश्किल माहौल में टिके रहने के मास्टर हैं। चलिए अब थोड़ा पहाड़ों की ओर चलते हैं, जहां हमें मॉन्टेन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ का मामला बड़ा दिलचस्प है। यहाँ जंगल का टाइप आपकी हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड तय करती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ों का स्टाइल बदलता जाता है। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, लेकिन और ऊपर जाने पर आपको चीर और देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले पेड़ दिखने लगेंगे, और एकदम टॉप पर अल्पाइन घास के मैदान। और आखिर में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये वो जादुई जंगल हैं जो खारे और मीठे पानी के संगम पर, मतलब तटीय इलाकों में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरवन का नाम तो सबने सुना ही होगा। उसका नाम यहीं पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा है, जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। तो हमने पेड़ पौधों और जंगलों की दुनिया तो देख ली, लेकिन इन अलग अलग तरह के घरों में रहता कौन है? अब बारी है यहाँ के निवासियों यानी वन्य प्राणियों की। ये जो मैप पर इतने सारे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ लोकेशंस नहीं हैं। ये भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कहानी बयां करते हैं। हर एक डॉट एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक सेफ हाउस जहां हमारे वन्य प्राणी बिना किसी डर के रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत के कुछ जाने माने जानवर आखिर रहते कहाँ हैं। देखिए, जैसे जंगल वैसी वाइल्ड लाइफ। असम और केरल के गर्म और नमी वाले सदाबहार जंगलों में हाथियों के झुंड घूमते हैं, तो वहीं असम और पश्चिम बंगाल के दलदली मैंग्रोव में एक सींग वाला गेंडा मिलता है। गुजरात का गिर फॉरेस्ट, जो एक पर्णपाती वन है, एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर है। और टाइगर तो मध्य प्रदेश से लेकर सुंदरवन तक के जंगलों में राज करते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक स्याह सच भी है। हमारी ये बेशकीमती विरासत आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। तो अब हम बात करेंगे उस असंतुलन की और उसे ठीक करने के लिए जो समाधान खोजे जा रहे हैं उनकी। तो असल समस्या है क्या? सीधी सी बात है, इंसानी गतिविधियां। अपने लालच में हमने प्रदूषण फैलाया, अंधाधुंध पेड़ काटे और गैरकानूनी शिकार किया। इन सब ने हमारे इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस बिगाड़ कर रख दिया है। नतीजा ये है कि कई प्रजातियां या तो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये एक तरह की चेतावनी है। ये उस जमीनी हकीकत को दिखाती हैं जिसमें अवैध शिकार और जंगलों के कटने से बाघ और गैंडों जैसे जानवरों का अस्तित्व दांव पे लगा है। ये सिर्फ किताबों का मुद्दा नहीं है, ये एक असलियत है। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। जैसे देश भर में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। पेड़ पौधों को बचाने के लिए गार्डन को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दी जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और सैकड़ों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थापित की गई हैं। और इसी कड़ी में भारत ने अपने नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। इस लिस्ट पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुंदरवन, नीलगिरी और नंदा देवी ये वो नाम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमने भारत की इस अद्भुत प्राकृतिक दुनिया की सैर की, उसकी खूबसूरती भी देखी और उस पर मंडराता खतरा भी। ये एक अनमोल विरासत है जिसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस विरासत को बचाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।
क्या कभी सोचा है कि भारत में एक तरफ दुनिया के सबसे घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ अनोखे पहाड़ी घास के मैदान भी। चलिए आज भारत की इसी कमाल की वनस्पति और वन्य जीवन की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। आज हम सबसे पहले भारत की विशाल जैव विविधता को जानेंगे, फिर समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो वनस्पति को आकार देती हैं। इसके बाद हम सदाबहार, मानसूनी और दूसरे खास तरह के जंगलों की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये जंगल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की शानदार जैव विविधता के साथ। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा देश दुनिया के 12 सबसे विविध यानी मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 47,000। ये भारत में मौजूद अलग अलग पौधों की प्रजातियों की संख्या है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसी वजह से पौधों के मामले में भारत दुनिया में 10वें और पूरे एशिया में 4थे नंबर पर आता है। और बात सिर्फ पेड़ पौधों पर ही खत्म नहीं होती। भारत में जानवरों की भी लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ा कुदरती खजाना है जो हमारे देश को वाकई में खास बनाता है। तो जब हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो पौधे जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप उगते हैं। मतलब ये वो जंगल हैं जिन्हें सदियों से किसी ने छेड़ा नहीं है। हमारे घर के बगीचे जैसा नहीं जिसे हम खुद लगाते हैं और पानी देते हैं। अब सवाल ये है कि भारत में इतनी जबरदस्त विविधता आई कहाँ से? आइए अब उन खास वजहों को समझते हैं जो भारत की वनस्पति को अलग अलग रूप देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में कहीं तो घने जंगल हैं और कहीं बस सूखी झाड़ियां, एक जगह हरे भरे पेड़ तो दूसरी जगह नुकीले कांटे वाले पौधे? इसका जवाब ना दो बहुत ही सीधी सादी चीजों में छिपा है। ये सब कुछ असल में दो ही चीजों पर निर्भर करता है। एक तो है धरातल और दूसरी है जलवायु। मतलब जमीन कैसी है, पहाड़ी है या मैदानी, मिट्टी कौन सी है, और साथ ही वहाँ का मौसम कैसा है, तापमान कितना रहता है, धूप कैसी मिलती है, और सबसे जरूरी चीज बारिश कितनी होती है। चलिए अब अपनी यात्रा की शुरुआत उन जगहों से करते हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है भारत के सदाबहार वर्षावन। ये मैप देखिए, इसमें जो गहरे हरे रंग के इलाके दिख रहे हैं वही हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साफ पता चल रहा है कि ये वेस्टर्न घाट और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, यानी भारत के सबसे ज्यादा नमी वाले हिस्से। इन जंगलों में हर साल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अंदाजा लगाइए, ये 6.5 फीट से भी ज्यादा पानी है। यही वजह है कि ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। यहाँ के पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। एबोनी और महोगनी जैसी कीमती लकड़ियां यहीं मिलती हैं। और हाँ, हाथी और एक सींग वाले गैंडे जैसे शानदार जानवर भी इन्हीं जंगलों का घर हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे साल भर की गर्मी और नमी मिलकर एक बहुस्तरीय जंगल बना देती है। मतलब जमीन पर छोटी झाड़ियों से लेकर 60 मीटर ऊंचे पेड़ों तक यहाँ जिंदगी की कई परतें एक साथ फलती फूलती हैं। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा फैले हुए जंगलों की तरफ। ये है मानसूनी पर्णपाती वन। इस नक्शे पर जो हल्का हरा रंग दिख रहा है ना, वो पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये जंगल भारत के कितने बड़े हिस्से पर छाए हुए हैं, किसी भी दूसरे जंगल से कहीं ज्यादा। अच्छा, इन वनों को भी बारिश के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, और जहां बारिश थोड़ी कम यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। और इसी बारिश के फर्क से वहां उगने वाले पेड़ों की किस्में भी बदल जाती हैं। इन जंगलों को मानसूनी वन भी कहते हैं और इसकी एक खास वजह है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जब सूखी गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ के पेड़ पानी बचाने के लिए लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कुदरत का पानी बचाने का एक शानदार तरीका है। तो अब तैयार हो जाइए भारत के कुछ और अनोखे और अलग तरह के जंगलों की एक तेज सैर के लिए। जिन इलाकों में साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां का नजारा एकदम बदल जाता है। यहाँ हमें मिलते हैं कंटीले जंगल और झाड़ियाँ। बबूल और कैक्टस जैसे पौधे यहाँ आराम से उगते हैं और ऊंट और जंगली गधे जैसे जानवर इस मुश्किल माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं।
अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की, जहाँ का सारा खेल ऊंचाई पर टिका है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधे बदलते जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देवदार और चीड़ जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलेंगे, और 3600 मीटर से भी ऊपर चले जाएं तो पेड़ खत्म हो जाते हैं और शुरू होते हैं एल्पाइन घास के मैदान। ये मैदान स्नो लेपर्ड और याक जैसे दुर्लभ जानवरों का घर हैं। और आखिर में आते हैं मैंग्रोव वन। ये उन तटीय डेल्टा में उगते हैं जहां नदियां समंदर में मिलती हैं। इन पेड़ों की खासियत ये है कि ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरी पेड़ यहीं पाए जाते हैं। और हाँ, यही इलाका शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। तो हमारी इस यात्रा के आखिर में आइए इस बात पर विचार करते हैं कि ये अलग अलग तरह के जंगल हमारे ग्रह और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, कई इंडस्ट्रीज को कच्चा माल देते हैं और न जाने कितने तरह के वन्य जीवों को पनाह देते हैं। सच कहें तो ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े और हमारी लाइफलाइन है। हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस धरती से सारे पेड़ पौधे और जानवर अचानक गायब हो जाएं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जैव विविधता हमारे जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। भारत की जनसंख्या ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये समझ लीजिए सवालों का एक खजाना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 6 को लेंगे और उसे इस तरह से समझेंगे कि सिर्फ वही बातें दिमाग में बैठें जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे आंकड़ों में कूदें, 1 मिनट रुककर सोचते हैं, किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसका सबसे बड़ा संसाधन क्या है? क्या वो जमीन के नीचे का सोना चांदी कोयला है या कुछ और? इसका जवाब ना बहुत सीधा है, उस देश के लोग। जी हां, क्योंकि यही लोग हैं जो किसी भी संसाधन को कीमती बनाते हैं। यही हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं और हमारी पूरी संस्कृति को एक शक्ल देते हैं। असल में देखा जाए तो किसी भी देश की कहानी उसके लोगों की ही तो कहानी होती है। तो इस पूरी कहानी को आज हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि हमारी जनसंख्या का आकार और फैलाव कैसा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए, फिर जानेंगे इसकी कुछ खास बातें, और आखिर में हम नजर डालेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात करते हैं। भाई, हमें ये सब पता कैसे चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? ये सारी जानकारी आती कहाँ से है? ये सब हमें पता चलता है जनगणना से, जिसे हम सेंसस भी कहते हैं। और यहीं पर नोट कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है। भारत में पहली पूरी और व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? साल था 1881। इस साल को बिल्कुल मत भूलिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ठीक है, जनगणना होती है, पर ये हमें बताती क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो ये हमें दिखाती है वो है हमारी आबादी का विशाल आकार और उसका, कह सकते हैं, बहुत ही असमान बंटवारा। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन 2001 के हिसाब से दुनिया की करीब 17% आबादी इसी जमीन पर रह रही थी। मतलब साफ है, हमारे हर एक संसाधन पर कितना जबरदस्त दबाव है। और इस दबाव को नापने का एक तरीका होता है जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 में यह आंकड़ा था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 324 लोग। पर सवाल यह है कि क्या ये भीड़ हर जगह बराबर है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, ये बंटवारा बहुत ही ऊंचा नीचा है। एक तरफ जहां उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान हैं, जहां खूब खेती होती है, वहां लोगों की बसावट बहुत घनी है, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं या जो सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहां आपको आबादी काफी कम मिलेगी। और ये असमानता कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, 2001 में देश की लगभग आधी आबादी, जी हां 50% लोग सिर्फ 5 राज्यों में रहते थे। कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और तो और अकेले उत्तर प्रदेश में ही देश की 16% से ज्यादा आबादी थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये तो हो गई 2001 की बात, एक स्नैपशॉट जैसा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जनसंख्या कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो तो लगातार बदलती रहती है।
तो चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ, खासकर आज़ादी के बाद, हमारी आबादी की कहानी में क्या-क्या बदलाव आए। एक नज़र इन नंबर्स पर डालिए। 1951 में हम करीब 36 करोड़ थे और 50 साल बाद 2001 तक हम 102 करोड़ को भी पार कर गए। ये सिर्फ बढ़त नहीं थी, इसे जनसंख्या विस्फोट कहा गया। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। साल 1981 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। आबादी तो अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार थी, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत था। तो ये बदलाव होता कैसे? देखिए, इसके दो मेन कारण होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से मृत्यु दर तो काफी तेजी से नीचे आ गई, लेकिन जन्म दर काफी समय तक ऊंची ही बनी रही। तो इन दोनों के बीच जो बड़ा गैप था, वही हमारी आबादी में तेज बढ़त का कारण बना। पर देखिए, जनसंख्या का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है। देश की तरक्की के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आबादी की बनावट कैसी है। मतलब इसमें बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, इसकी खासियतें क्या हैं। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है, हमारी उम्र की बनावट यानी एज स्ट्रक्चर। देखिए, देश की लगभग 59% आबादी काम करने वाली उम्र की है। मतलब 15 से 59 साल के बीच ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। और इसी मौके को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। ये शब्द एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगला जो जरूरी आंकड़ा है वो है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। इसका मतलब है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि ये अनुपात हमेशा से ही महिलाओं के पक्ष में नहीं रहा है। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही सीरियस, एक गंभीर चिंता की बात है। अच्छा, अब आते हैं साक्षरता पर, एक और बहुत जरूरी टॉपिक, जहां से सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से साक्षर कौन है? ध्यान से सुनिएगा। पहला, उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो। दूसरा, वो किसी भी भाषा को समझ सकता हो। और तीसरा, उसी भाषा को पढ़ और लिख भी सकता हो। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो 2001 में हमारे देश की ओवरऑल साक्षरता दर करीब 65% थी। लेकिन कहानी में यहां भी एक ट्विस्ट है। जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पुरुषों की साक्षरता दर 75% से ऊपर थी, जबकि महिलाओं की सिर्फ 54% के आसपास। ये गैप लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये जो सारे आंकड़े हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनका सरकार करती क्या है? भाई, कोई प्लान तो होगा। बिल्कुल, और इसी प्लान का नाम है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ये एक तरह से देश के लिए एक रोड मैप है जो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और जो साल 2000 के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी ना, उसकी खास बात ये थी कि उसका फोकस सिर्फ आबादी कंट्रोल करने पे नहीं था, बल्कि उसका मेन जोर था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने पर। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई मुफ्त और ज़रूरी करना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों को टीके लगवाना और लड़कियों की शादी देर से हो इसे बढ़ावा देना। कुल मिलाकर कहें तो एक स्वस्थ और पढ़े लिखे भारत की नींव रखना। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी कि किसी भी देश का सबसे बड़ा, सबसे कीमती संसाधन उसके लोग ही होते हैं। आज हमने देखा कि हमारा ये संसाधन कितना बड़ा है, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं और इसे संवारने के लिए क्या-क्या नीतियां बनी हैं। पर असली सवाल तो भविष्य का है कि हम अपनी इस ह्यूमन पावर को, इस मानव शक्ति को आने वाले कल के लिए और ज्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अपनी बात की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में इंसान ही ना हो तो क्या इन संसाधनों का, इस प्रकृति का या इस धरती का कोई मतलब रह जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को कीमती या उपयोगी तो इंसान ही बनाते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी और अहम बात है। मतलब सोचिए कि कोयला, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा था जब तक इंसान ने उसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं सीखा। तो असल में इंसान ही हर चीज को एक संसाधन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जनसंख्या असल में कितनी विशाल है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से फैली हुई है।
आंकड़ा देखिए 121 करोड़, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसी से हमारी पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है और उस पर रहती है दुनिया की 17.5% आबादी। मतलब कि कितनी कम जगह पर कितने ज्यादा लोग, है ना? और मजे की बात यह है कि भारत के अंदर भी ये आबादी एक जैसी नहीं फैली है। इस मैप को देखिए, जो गहरे रंग वाले इलाके हैं जैसे उत्तरी मैदान, वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, और जो हल्के रंग वाले पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके हैं वहां लोग काफी कम रहते हैं। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक तरफ बिहार है जहां हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब एकदम घनी आबादी। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग। जमीन आसमान का फर्क है ना? और इसकी बड़ी वजह है वहां की जमीन, वहां का मौसम और दूसरी सुविधाएं। तो हमने ये तो देख लिया कि आबादी कितनी है और कहाँ है, लेकिन ये नंबर तो कभी एक जैसा रहता नहीं, ये तो बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके पीछे की 3 मुख्य वजहों को समझते हैं। ये हैं वो 3 पिलर्स: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि किसी भी देश की आबादी बढ़ेगी, घटेगी या वैसी ही रहेगी। जन्म दर का मतलब सीधा सा है, 1 साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। और भारत में ऐतिहासिक रूप से जन्म दर हमेशा से मृत्यु दर से ज्यादा रही है, और यही आबादी बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण भी है। वहीं दूसरी तरफ है मृत्यु दर। अच्छी बात यह है कि बेहतर मेडिकल सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी आई है। कम लोग मर रहे हैं, जिससे आबादी का बढ़ना और स्वाभाविक हो जाता है। और तीसरा है प्रवास, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए, अगर लोग देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो देश की कुल आबादी तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ, आबादी का बंटवारा जरूर बदल जाता है। जैसे गांवों से शहरों की ओर जो पलायन होता है, उससे शहरों पर दबाव बढ़ता है। तो अब तक हमने सिर्फ नंबर्स की बात की, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि इन आंकड़ों के पीछे इंसान हैं। उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब उनकी उम्र, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी सेहत कैसी है। असली कहानी तो यही सब बताता है। और ये चार्ट देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत दिखाता है। हमारी लगभग 59% आबादी काम करने वाली उम्र की है, यानी 15 से 59 साल के बीच। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो किसी भी देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। शर्त बस इतनी है कि इस विशाल युवा आबादी को सही शिक्षा और रोजगार मिल जाए। लिंगानुपात, ये समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। 2011 का आंकड़ा है कि हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये नेशनल एवरेज है, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो हमारे समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, साक्षरता का मतलब क्या है? जनगणना के हिसाब से 7 साल से ऊपर का कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा में समझकर लिख और पढ़ सकता है, वो साक्षर माना जाता है। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ये विकास को समझने की क्षमता है। आंकड़े देखें तो 2011 में कुल साक्षरता दर 73% थी, जो अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी पुरुषों की साक्षरता लगभग 81% और महिलाओं की सिर्फ 65% के करीब। ये जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक ये खाई नहीं भरती, देश अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे की योजना क्या है, भविष्य की दिशा क्या है। चलिए इस पर बनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक नज़र डालते हैं। तो सरकार ने साल 2000 में एक बहुत व्यापक नीति लागू की। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। मतलब मकसद सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना था। और इसी के साथ हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। भारत की ये जो विशाल युवा आबादी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है या एक बहुत बड़ी चुनौती?
देखिए, जवाब बहुत सीधा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी इस युवा पीढ़ी को कैसी शिक्षा, कैसी सेहत और कैसे मौके देते हैं। भविष्य एक सुनहरा अवसर बनेगा या एक बोझ, ये हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है।